नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान, भारत के संविधान से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। यह वीडियो इस श्रृंखला का 8वां वीडियो है और मूल अधिकार से संबंधित ये वीडियो जो है तीसरा वीडियो है। और मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में किस भाग में दिए गए, तो भाग 3 में दिए गए, इसीलिए वीडियो का नाम जो है वो 3.3 हो जाता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हैं। अगर आप किसी को इस वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक अनुरोध है आप सभी से कि कृपया करके इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक जरूर कर दिया करिए, जिससे कि हम लोग को मोटिवेशन मिले और अच्छा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो देखिए, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में कुछ विशेष जो है आर्टिकल अनुच्छेद दिए गए हैं, उन्हीं में जो है गैर नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। अमूमन जो है अधिकतर जो अधिकार हैं वो नागरिकों को दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 एक अनुच्छेद है जहाँ पर जो है राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है। तो इसमें जो है पर्सन शब्द का प्रयोग किया गया, यानी प्रत्येक व्यक्ति को इसमें अधिकार दिए गए हैं। उसी तरह से अनुच्छेद जो है 20 है, 21 है, 22 है, अनुच्छेद 25 है। इन अनुच्छेदों में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया, नागरिक शब्द का प्रयोग ना करते हुए। तो इन सभी में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया, यानी ये इन सभी में नागरिकों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों को भी, यानी विदेशियों को भी अधिकार दिए गए हैं। चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखिए, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में दी गई है, अनुच्छेद 19 में दी गई है। तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात 19 में दी गई, और 19 अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो 19 आर्टिकल में जो है दिया गया है, वहाँ पे सिटीजन शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी वहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वहाँ पर नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो और इसीलिए ये जो है यहाँ पर गैर नागरिकों की बात करा तो यहाँ पर ये नहीं होगा, तो ये ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर देश के किसी भी भाग में घूमने और बसने का अधिकार। तो बिल्कुल ये जो अधिकार है ये भी अनुच्छेद 19 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 क्लियर कहता है कि यहाँ पर ऑल द सिटीजन शैल हैव द राइट, यानी सभी नागरिकों को यह अधिकार होगा कि वो बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का, असेंबली करने का अधिकार, यानी जो है कि सम्मेलन करने का अधिकार, एसोसिएशन संगठन बनाने का अधिकार, और फ्रीली घूमने का अधिकार। तो फ्रीली घूमने का अधिकार जो है ये दिया गया अनुच्छेद 19(1) के डी में दिया गया। तो अनुच्छेद 19(1) के डी में फ्रीली घूमने का विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के जो है आंतरिक क्षेत्र के अंदर। तो ये चीज़ जो है अनुच्छेद 19 में दी गई है। बाकी यहाँ पर संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, देखिए संपत्ति अर्जित करने का जो अधिकार है ये दिया हुआ था पहले अनुच्छेद 31 में, और ये भी नागरिकों का अधिकार था। और उससे पहले ये दिया हुआ था उसी समय जो है अनुच्छेद 19(1)(f), यानी 19(1)(f) में भी संपत्ति को अर्जित करने का यहाँ पर यह अधिकार दिया हुआ था, परंतु बाद में ये क्या कर दिया गया, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया, ओमिटेड कर दिया गया यहाँ से। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। बाकी ये किस संविधान संशोधन में हुआ, तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको यहाँ से रिमूव किया गया। चलिए ठीक है। तो अगला है यहाँ पर संवैधानिक निराकरण, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात की। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हैं यानी संवैधानिक निराकरण हैं, ये दिए गए अनुच्छेद 32 में। और कहाँ दिए गए, तो और दिए गए हैं 226 में, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट में और 226 में हाई कोर्ट में। तो इसमें भी यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया है वो पर्सन शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि यहाँ पर सिटीजन शब्द का, यानी कोई भी व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो उसको ये अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, रिट के अधिकार। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि संवैधानिक निराकरण के उपचार के अधिकार बाकी जो हैं ये सभी जो है नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिससे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ देखिए जो बात की गई है, ये बात की है कि यहाँ पर धर्म आदि यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ को यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट करने से प्रतिषेध किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया है, और जो कि अनुच्छेद 15 में किया गया, जो इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, ये एक फंडामेंटल राइट भी है। तो ये किसके अधीन किया गया, किसके अधीन वर्गीकृत किया गया, इट इज़ अ क्लासिफाई इन विच राइट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो इट इज़ क्लियर है यहाँ पर, ये बिल्कुल यहाँ पर साफ है कि ये दिया गया है समानता के अधिकार पर, समानता के अधिकार, और समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी के अधिकार पर दिया गया यहाँ पे। और राइट टू इक्वलिटी है ये प्रोवाइड कराया गया अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है राइट टू इक्वलिटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी यहाँ पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार के प्रावधान है वो अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक दिए हुए हैं। बाकी यहाँ धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है, तो धर्म की स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं ये 25 से लेकर जो है अनुच्छेद 28 तक दिए हुए। सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार की बात करता है ये हैं संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में।
दो प्रावधान दिए हैं यहाँ पे, दो सेक्शन दिए गए, आर्टिकल दिए हैं, सेक्शन नहीं, संविधान में आर्टिकल की बात की गई है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सीधा ऑप्शन डी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। तो ये चीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत का संविधान स्पष्टतया प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु ये आज़ादी जो है अंतर्निहित है अनुच्छेद में। देखिए सीधी सी बात है यहाँ पर, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज वास्टेड इन विच आर्टिकल, इट इज वास्टेड इन आर्टिकल 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बात की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर एवरी सिटीजन हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a), ये ए है यहाँ पर, 19(1)(a) में दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर, और इस यानी प्रेस की स्वतंत्रता की बात की, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई है, तो ये किस एक बहुत ही निर्णायक इसमें जो है जजमेंट आया था, जिसके अनुसार जो है इसको जोड़ा गया, जो है इसको जो है 19(1) में ट्रीटेड किया गया कि ये प्रेस की अभिव्यक्ति की बात करता है। तो केस का नाम आप लोग सभी लोग जरूर लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है ये। देखिए केस का नाम यहाँ पर दो केस हैं, एक केस है जो ब्रजभूषण एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ जो है दिल्ली की बात करता है, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये है सकल पेपर, हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसको, यानी सकल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इट इज यूनियन ऑफ इंडिया 1962। देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो जो है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में शामिल है, क्योंकि जो समाचार पत्रों के जो विचार होते हैं, समाचार पत्रों में जो विचार दिए होते हैं, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्त करने की अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है, और उसी का एक माध्यम है, यानी व्यक्ति है वो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को व्यक्त करने का माध्यम जो है प्रेस है, जिसके कारण जो है लोगों के पास जो है एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है। इसीलिए इसी केस में यानी सकल जो है पेपर्स मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में ही यहाँ पर ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इसी के बाद से जो है प्रेस की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस को जो है आर्टिकल 19(1) में रखा गया। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर आर्टिकल 19(1). क्वेश्चन नंबर 29। भारत में किसी धार्मिक समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह निम्न किन या किस विशेष लाभ या लाभों का हकदार होगा। तो यहाँ देखिए बात की गई है कि इफ इन इंडिया any particular religious community getting the status of minority, so what are the benefit observed and taken by the such minority class। तो यहाँ पे कौन कौन से लाभ दिए गए हैं उस माइनॉरिटी को प्राप्त हो जाएंगे, तो उनकी बात की गई है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और उसका संचालन कर सकता है। तो बिल्कुल सही है, ये लाभ तो मिल जाता है। आपने देखा होगा कि आपके जो यहाँ पर शैक्षिक संस्थानों की बात की गई है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, तो अनुच्छेद 30 में शैक्षिक संस्थानों का संचालन कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये दोनों ही यहाँ पर इनको लाभ मिलता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति स्वयं में इस संप्रदाय समुदाय के प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर बिल्कुल ही स्टेटमेंट गलत है। अगर आप अनुच्छेद 331 देखेंगे तो वहाँ पर इंग्लो इंडियन शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी if in parliament there is a lack of the majority and there is a lack of the presence of, not majority, the presence of the Anglo-Indian members, so in that time the president appoint the two Anglo-Indian in the parliament, means especially in Lok Sabha। तो लोकसभा में यहाँ पर नियुक्त कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर जो है बात कर रहा है कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की बात कर, तो यहाँ माइनॉरिटी की बात ना करके इंग्लो इंडियन, स्पेसिफिकली इंग्लो इंडियन ही होने चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है। दूसरा है, तीसरा ऑप्शन दिया है कि यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये प्रधानमंत्री के 15 बिंदु जो हैं उनके कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करते, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी 1 और 3 यहाँ पर जो है सही है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाता है, यानी 15 सूत्रीय प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम है उसमें भी उनको लाभ मिलेगा, और दूसरा जो है अपने जो है शैक्षिक संस्थानों को खोलने, उनका संचालन करने का अधिकार तो उनको दिया ही गया अनुच्छेद 30 में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदत्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित करता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है द फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करता है। अब बात करते हैं कि यहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो हिंदू शब्द प्रयोग किसके लिए नहीं है। तो देखिए हिंदू शब्द का जो प्रयोग के बारे में जो है स्पष्टीकरण 2 है, अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण 2 क्लियर यहाँ पे कहता है कि
हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि अंतर्गत सिख, तो देखिए यहाँ पे सिख दिया हुआ है, सिख, जैन, तो जैन भी दिया हुआ, बौद्ध, तो यानी ये तीनों ही लोग हिंदू शब्द में सम्मिलित माने जाएंगे, परंतु पारसियों को यहाँ पर सिख नहीं माना गया, मतलब हिंदू नहीं माना गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस चीज को कहाँ बताया गया है, इसको बताया गया अनुच्छेद 25 के एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में, यानी 2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के समाचार पत्रों का स्वतंत्र, ऑप्शन ए यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में विशेष रूप से उपबंधित है। ऑप्शन बी है यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) और (a), बी एंड ई में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है। ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 361 का के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है। ऑप्शन डी है देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अ, यानी यहाँ पर जो है कि विशेष रूप से उपबंधित किया गया। और इस बात को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है किन 2 महत्वपूर्ण वादों में इसको दर्शाया था। पहला था यहाँ पे, याद रखिएगा, अभी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ब्रजभूषण एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में कहा गया। और दूसरा जो है महत्वपूर्ण केस था जिसमें कि सकल पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो है 1962 का केस है, AIR 1962। तो इसमें भी जो है माना है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19(1)(a) में जो है निहित है, क्योंकि ये अभिव्यक्ति फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से ही संबंधित है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स एंड गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। तो देखते हैं यहाँ पहला दिया हुआ है कि यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर द फंडामेंटल राइट्स इज अगेंस्ट द गारंटी ऑफ द एक्ट ऑफ स्टेट, तो बिल्कुल यहाँ पर सही है ये, तो राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ऑप्शन 2 देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, बिल्कुल यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो संविधान के भाग 3 में निहित किए गए। देखिए भाग 1 में स्टेट दिया है, उसके बाद भाग 2 आता है जिसमें कि नागरिकता दी गई है, उसके बाद भाग 3 जो है वो मूल अधिकार की बात करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तीसरा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। देखिए जो फंडामेंटल राइट है वो सामाजिक आर्थिक न्याय को पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं करते हैं। इसको सुनिश्चित जो हमारी यहाँ संविधान में प्रियम्बल और साथ में डिप्टी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी भाग 4 जो है वो इसको सुनिश्चित करता है। तो ये यहाँ पर जो है गलत हो जाता है स्टेटमेंट। लाकी चौथा देखते हैं यहाँ पे, यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दोनों कौन से, पहले और दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पर सही हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए राष्ट्रीय आपात जब लगता है, यानी राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में लगता है 352 में। तो 352 में जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है तो राष्ट्रीय आपात जो है लगने पर 2 अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये कभी भी समाप्त नहीं होते राष्ट्रीय आपात में। तो ये जो है राष्ट्रीय आपात में समाप्त नहीं होते हैं अनुच्छेद 20 और 21। तो देखते हैं यहाँ पे, देश के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का बिल्कुल ये समाप्त हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद 19 का भाग है। बाकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर जीवन का अधिकार अनुच्छेद 19 में है और ये समाप्त नहीं होता है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण करने का ये भी अनुच्छेद 19 का है, तो ये समाप्त हो जाता है। बाकी वृत्ति उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल यहाँ ये भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है क्योंकि जो है ये भी अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है, तो ये चीज़ें समाप्त हो जाती है। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सोशल एक्ट की बात की जा रही है, तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए पहला दिया हुआ है यहाँ पे मीसा। मीसा का मतलब होता है MISA, मीसा। तो यहाँ पे जो मीसा है, देखिए मीसा जो है ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और ये एक्ट कब आया था, ये आया था 1971 में। यानी ये जो एक्ट है ये इंटरनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये एक्ट लाया गया। तो क्लियर है यहाँ पे, ये जो है सामाजिक अधिनियम नहीं है, तो सामाजिक सुधार से यहाँ से इससे संबंधित नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है। तो नेक्स्ट देखिए ऑप्शन, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए यहाँ दिया एंटी डाउरी एक्ट। तो एंटी डाउरी एक्ट ये समाज में जो दहेज की कुप्रथा है इसको दूर करने के लिए एंटी डाउरी एक्ट लाया गया, तो बिल्कुल यह एक सामाजिक अधिनियम है, तो बिल्कुल सही हो जाता है, यहाँ सामाजिक अधिनियम है ये। नेक्स्ट ऑप्शन सी है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट।
तो देखिए सिविल राइट का प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया गया, यहाँ महिलाओं और पुरुषों को समान जो है वरीयता देने के लिए अधिनियम बनाया गया, जिसमें कि महिलाओं को भी उतने अधिकार मिल सकें, तो सिविल राइट संपत्ति पे भी उन्हें अधिकार मिले, तो ये भी यहाँ सामाजिक जो है अधिनियम है। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, यानी यहाँ पर जो है इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, यानी कि जिसमें कि मानव तस्करी और इस तरह से संबंधित जो एक्ट हैं उन चीज़ों को रोकने के लिए जो अधिनियम बनाया गया, ये भी एक सामाजिक अधिनियम है। तो ठीक है, इसी के साथ इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है, तो बिल्कुल सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मीसा, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला देखते हैं यहाँ पे, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए गलत है, ये संपत्ति का जो अधिकार है वो दिया गया अनुच्छेद 300 ए में, यानी 300 ए में जो है संपत्ति के अधिकार की बात की गई, और ये कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, संपत्ति का जो अधिकार है एक विधिक अधिकार है, किंतु ये मूल अधिकार नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के अंतः स्थापित किया गया। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो 300 का में दिया गया, ये भी यहाँ स्टेटमेंट सही है कि ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 300 का जोड़ा गया, परंतु उस समय कांग्रेस सरकार थी, ये यहाँ पर गलत है। इस समय कांग्रेस सरकार ना होकर यहाँ पर इस समय थी जनता दल, यानी यहाँ जनता दल की उस समय सरकार थी, तो ये स्टेटमेंट भी इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट यहाँ पे सिर्फ कौन सा हुआ, 1-2 स्टेटमेंट यहाँ से हुआ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला दिया हुआ है विधि के समान जो है समक्ष समानता, तो बिल्कुल सही, यहाँ पे अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता दी गई है सभी को, तो ये मूल अधिकार है, विदेशियों को प्राप्त है ये। यहाँ दिया हुआ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये दिया गया है अनुच्छेद 19 में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ सिटीजन शब्द का प्रयोग किया, तो ये विदेशियों को यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 19 में दिया हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो यहाँ भी पर्सन शब्द का प्रयोग किया, तो ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। यहाँ ऑप्शन डी में दिया शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वहाँ भी पर्सन शब्द का प्रयोग किया गया, जिससे कि वहाँ भी नागरिक और गैर नागरिकों दोनों लोगों को इसके अधिकार दिए गए, तो ये भी यहाँ पर जो है ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे, यानी अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो सिर्फ जो है नागरिकों को दिया गया, विदेशियों को नहीं दिया गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन करना, तो भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं तो उनका वर्णन किया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स इज डिस्क्राइब्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 3 एंड इट एक्सटेंड आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है, तो व्हाट इज द फोर्थ पिलर इन और अ फोर्थ स्टेट, तो क्लियर है यहाँ पे फोर्थ स्टेट किसको माना जाता है, फोर्थ स्टेट माना जाता है प्रेस को, प्रेस इज द फोर्थ स्टेट और फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, बिल्कुल यहाँ पर सही है, यानी जो भी ऐसे स्थान है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, जोखिम है, मोर रिस्क है, उन सभी में जो है जो बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर को जो है वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो किसमें किया है देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए है यहाँ पर संविधान द्वारा, बिल्कुल इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 24 जो है इट इज़ ए फंडामेंटल राइट ऑफ द चिल्ड्रंस, और उनको यहाँ पर अधिकार दिया गया है कि वो इस तरह के जो खतरनाक जगह हैं वहाँ पर इसको काम नहीं करेंगे, हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में और खतरनाक जगहों पर, तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी है, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, देखिए 10 दिसंबर 1996 का जो निर्णय था ये केस था MC मेहता का केस था, ये MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, यानी ये जो है स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर यहाँ पर गाइडेंस दिया कि यहाँ पर देखिए शिवाकाशी फायर क्रैकर्स फैक्ट्रियाँ हैं, स्थान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पटाखे बनाए जाते हैं, जहाँ पर कई बार जो विस्फोटक सामग्री में आग लगने से बच्चों की जान चली जाती है, वहाँ रोकने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडेंस दिया कि बच्चे वहाँ पर काम नहीं करेंगे,
तो बिल्कुल यहाँ पर 10 जिसका जजमेंट आया था 10 दिसंबर 1996 में, और इसी की गाइडलाइंस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जारी की प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता है। बाकी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, देखिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में तो बच्चों के लिए प्रोटेक्शन दी गई है, इसके लिए यूनिसेफ जैसी संस्थाएं भी बनाई गई, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है वो संबंधित है, तो आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो देखिए अनुच्छेद 25 जो है वो रिलेटेड है, यानी अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और विचार करने की स्वतंत्रता से, मीन्स यहाँ पर फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की बात की गई है, यानी ये धार्मिक यहाँ पर उपासना की बात की गई है अनुच्छेद 25 में। तो देखते हैं यहाँ ऑप्शन दिया हुआ समानता का अधिकार। देखिए समानता के अधिकार की हम लोगों ने अभी बात की, समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, अनुच्छेद 14 की बात की गई है से लेकर 18 की, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। संपत्ति के अधिकार से, संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 और 19(1)(f) में दिया हुआ था, परंतु अब वो वहाँ से रिमूव होकर अनुच्छेद 300(a) में चला गया, तो ये भी यहाँ नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की, तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए जो है अनुच्छेद यहाँ पर 30 और अनुच्छेद 29 में प्रावधान दिए गए हैं, तो ये भी चीज़ यहाँ नहीं होगी। बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन जो है सी है, यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता, बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, यानी धर्म की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 में दिया गया है, यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए एक बार, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको जरूर मिलेंगे। देखिए जो वीडियोस हमारे जीएस के हैं वो हिंदी मीडियम में आ रहे हैं, परंतु जो लॉ रिलेटेड वीडियोस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, अभी फुली इंग्लिश मीडियम के वीडियोस आएंगे, और ये वीडियो सीरीज जो है वो इंग्लिश एज वेल हिंदी में चल रही है, इसमें हम केस लॉ के साथ साथ में जीएस के प्रोविजन को भी कवर करते जा रहे हैं। चलिए, और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन नेक्स्ट वीडियो।